जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नालायक बेटे। भयानक गर्मी में प्यास से तड़पती यशोदा जी अपने पोते गोलू को पानी के लिए पुकार रही थी। अरे गोलू बेटा, जरा इधर तो आना, पीने के लिए एक गिलास पानी तो ला देना। गोलू, ओ गोलू। यशोदा जी अपने बेटे गोलू को आवाज लगाती रह गई, लेकिन गोलू अपनी दादी माँ की बात को अनसुना करते हुए बाहर खेलने दौड़ गया। फिर यशोदा जी ने अपनी बहू को आवाज लगाई, लेकिन दोनों बहुओं में से किसी एक ने भी आना जरूरी नहीं समझा। यशोदा जी के पति का देहांत हुए 8 महीने हो चुके थे। पति की मृत्यु के बाद अब वे बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। यशोदा जी के 2 बेटे और एक बेटी है। बेटी की शादी अच्छे खानदान में करके वे उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुकी हैं। दोनों बेटे भी शादीशुदा हैं। बड़े बेटे ब्रजेश की पत्नी कामनी और छोटे बेटे दीपक की पत्नी दीप्ति। दोनों का एक एक बेटा है। ब्रजेश का बड़ा बेटा गोलू 8 वर्ष का है, जबकि दीपक का बेटा मोनू 7 वर्ष का है। दोनों में 1 वर्ष का ही फर्क था, परंतु दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता था। घर में सभी लोग अपना ख्याल स्वयं रख सकते थे, लेकिन यदि घर में किसी को सहारे की आवश्यकता थी तो वो थी यशोदा जी, जिनकी ढलती उम्र के साथ शरीर की ताकत और हड्डियों में जान कम होती जा रही थी। अपने घर के आंगन में चारपाई पर यशोदा जी अकेले बैठी हुई थी और खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। बैठे बैठे सोच रही थी, यह तो कुदरत का नियम है। जैसे जैसे नई पीढ़ी के शरीर में ताकत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पुरानी पीढ़ी कमजोर और लाचार होती जाती है। परंतु नई और पुरानी पीढ़ी के बीच इतनी दूरी आ जाएगी, ना तो बच्चों को उनका अकेलापन दिखेगा और ना ही उनके आंसू नजर आएंगे। ऐसा तो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। जब 8 महीने पहले उनके पति की मृत्यु हुई थी, तब दोनों बेटे और बहुएं उनकी खूब सेवा करते थे। कुछ ही दिन बीते जब दोनों बेटों ने आकर कहा, माँ, हमारा इन 2 कमरों में कैसे गुजारा हो पाएगा। अब बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, तो इन्हें भी पढ़ाई करने के लिए अलग कमरा चाहिए। पिताजी तो कुछ किए बिना ही स्वर्ग सिधार गए, अब आप ही कुछ कीजिए। बेटी की बातें सुनकर यशोदा जी कुछ हैरान सी रह गई और पूछने लगी, लेकिन बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं मकान पर खर्च कर सकूं। तभी उनका छोटा बेटा बोला, माँ, पिताजी ने सारी जमीन जायदाद आपके ही नाम करी थी। आपकी जो गांव वाली जमीन रखी है, आप उसकी मालकिन हैं। माँ, आप उस जमीन का आधा हिस्सा बेच दीजिए। उसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे, उससे हम ऊपर की 2 मंजिलें बनवा लेंगे। फिर बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप ही सोचिए, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जगह की कितनी कमी हो चुकी है, और फिर कभी कभार बच्चों के दोस्त भी आ जाते हैं, या कभी उन दोनों का जन्मदिन मनाना होता है, तो जगह न होने के कारण उन्हें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बेटों के इतना आग्रह करने पर यशोदा जी सोच में पड़ गईं और फिर सोचने लगी, आज हो या कल, आखिर यह सब कुछ बच्चों का ही तो है। ऐसा सोचते हुए उन्होंने गांव की जमीन का आधा हिस्सा बेच दिया और उससे आया पैसा बेटों को दे दिया और कहा, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा मकान बनवा लो। दोनों बेटों ने ऊपर 2 मंजिल और बनवा ली। फिर कुछ दिन बीते। एक दिन उनका बड़ा बेटा उनके पास आया और बोला, माँ, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो फिर आपको जमीन जायदाद का क्या काम है? अब इस बुढ़ापे में तो अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चों को सौंप दो और फिर आराम से बहू से अपनी सेवा कराओ। शान से बैठकर हुक्म चलाना अपनी बहुओं पर। फिर यशोदा जी बोली, बेटा, तू यह सब क्या कह रहा है? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? तभी उनका छोटा बेटा दीपक गोलू और मोनू का हाथ पकड़कर ले आया और बोला, माँ, कल इन दोनों का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि आप इन्हें ऐसा तोहफा दीजिए जो कभी किसी ने ना दिया हो। तब यशोदा जी बोली, हाँ बेटा, मैं भी इनका जन्मदिन यादगार बनते हुए देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कोई अच्छा तोहफा भी नहीं दे सकती। तभी बड़ा बेटा ब्रजेश बोला, माँ, केवल एक आप ही हैं जो इन्हें अनमोल तोहफा दे सकती हैं।
ऐसा कहते हुए उसने अपनी माँ के आगे कुछ कागज रख दिए और बोला, माँ, आपको और कुछ नहीं करना, बस इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा, इस पर तो सब कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तुम्हारे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि दस्तखत करने से पहले कागजों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि धोखाधड़ी बहुत है। लेकिन यह बात तो पराये लोगों के साथ लागू होती है, यहाँ मुझसे कौन धोखा करेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कागजों पर दस्तखत कर दिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दस्तखत किए, उनके मन में ख्याल आया कि पूछना तो चाहिए, यह कागज किस चीज के हैं। और जब उन्होंने पूछा तो उनका बड़ा बेटा मुस्कुराते हुए बोला, माँ, इस पर लिखा है कि आप अपने गांव वाली सारी जमीन हमारे नाम पर कर रही हैं। यह सुनकर यशोदा जी को एक धक्का सा लगा कि कितनी चालाकी से दोनों बेटों ने उनसे कागजों पर दस्तखत करवा लिए। पर फिर सोचने लगी कि बेटा सही तो कह रहा था कि मैं इस उम्र में जायदाद का क्या करूंगी। अगर ये मैंने उन्हें दे भी दिया तो क्या हो जाएगा। अब आराम से रहूंगी, दोनों बहू और बेटों से खूब सेवा कराऊंगी। उस दिन सुबह सुबह यशोदा जी पार्क में टहलने चली गई। थोड़ी देर सैर करने के बाद वे अपनी सहेली शकुंतला जी के साथ गपशप करती रही और जब घर वापस लौटी तो देखा घर पर कोई नहीं था। रसोई का सारा सामान भी गायब था। एक पल को वो घबरा गई और बच्चों को आवाज देने लगी। तो इतने में बड़ी बहू ऊपर से चिल्लाई, क्या हुआ माँ जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? हम ऊपर आ चुके हैं सारा सामान लेकर। ठीक है बहू, काम में व्यस्त हो तो मैं भी ऊपर आ जाती हूँ। जैसे ही यशोदा जी ऊपर पहुंची और पहला कदम रखा तो बहू जोर से चिल्लाई, आपको दिखाई नहीं देता? सारा घर गंदा कर दिया। अभी अभी मैंने पोछा लगाया था, सूख तो जाने दिया होता। बहू कामनी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर यशोदा जी का कलेजा मुंह को आ गया और हड़बड़ाते हुए बोली, बहू, वो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, अगर मेरे लिए नाश्ता बना देती तो। फिर बहू का गुस्से से भरा हुआ चेहरा देखते हुए बोली, मैं ऊपर आकर फर्श गंदा नहीं करूंगी, तुम मेरे लिए खाना नीचे ही पहुंचा देना। तभी कामनी बोली, देखिए माँ जी, अभी मैंने कुछ नहीं बनाया खाने को, ऊपर जाकर अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए, उसने कुछ बनाया होगा तो दे देगी। अरे बहू, पहले ही इतनी सीढ़ियां चढ़कर मेरी सांस फूल गई है, तुम ही कुछ दे देती। माँ जी, अभी मुझे बहुत काम है, एक रोटी बनाने का ही काम नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। यशोदा जी जैसे तैसे हिम्मत जताकर छोटी बहू दीप्ति के पास पहुंची। देखा तो वह भी घर के काम में व्यस्त थी। उन्होंने उसे आवाज दी और खाना मांगा तो दीप्ति ने कहा, माँ जी, अभी मैंने रोटियां नहीं बनाई, रात की रोटियां पड़ी हैं, आप वही खा लीजिए। यशोदा जी रात की बासी रोटियां लेकर उदास भाव से नीचे आ गई, परंतु वे समझने में असमर्थ थी कि उनके आगे पीछे सारा दिन माँ जी कहकर उनकी सेवा करने वाली बहुएं आज इतना अजीब सा व्यवहार क्यों कर रही हैं। उसी समय उनकी बेटी गौरी का फोन आया, माँ, कैसी हैं आप? खाना तो समय पर खाती है ना? तो यशोदा जी बोली, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे दोनों भाइयों और भाभीियों ने मुझे अपनी सर आंखों पर बिठा कर रखा है, तू मेरी चिंता मत किया कर। तेरी भाभी गरम गरम खाना परोस कर गई है, अभी मैं खाना ही खा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ऐसा कहते हुए यशोदा जी की आंखें भर आई और गला रुध गया। वह अपनी बेटी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए तुरंत फोन काट दिया। बेमन से वह बासी रोटियां खाते हुए उन्होंने मन ही मन सोचा कि आज वो अपने दोनों बेटे विजय और दीपक से इस विषय में बात करेंगी। दोपहर बीतने को थी। यशोदा जी अभी तक दोपहर के खाने का इंतजार कर रही थी। जब कोई नहीं आया तो थक कर उन्होंने आवाज लगाई, बहू, मुझे भूख लग रही है, खाना तो दे दो। परंतु किसी का कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से आवाज लगाई। 4-5 बार आवाज लगाने पर भी जब कोई नहीं आया तो थक कर वे फिर ऊपर गई। तो बड़ी बहू कामनी ने भौं सिकुड़ते हुए 2 रोटी और सब्जी एक डिस्पोजल प्लेट में डालकर ऐसे रख दी जैसे किसी भिखारी को खाना दिया हो। बहू का ऐसा अजीब व्यवहार देखकर
यमुना जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। सोचने लगी कि आखिर आज दोनों बहुओं को मेरी 2 रोटियां भी भारी क्यों लग रही हैं। आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया। अभी इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि उनकी नजर बाहर आते हुए अपने छोटे बेटे पर पड़ी। पीछे पीछे बड़ा बेटा भी आ रहा था। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, यशोदा जी ने कहा, बेटा सुनो, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी छोटा बेटा बोला, माँ जी, जो भी बात करनी है बाद में कीजिएगा, मैं अभी बहुत थक गया हूँ। बड़े बेटे ने भी कहा, माँ आपको तो कोई काम है नहीं, हम थके हुए आते हैं। तो आप आते ही इतना कहते कहते वे दोनों चले गए। यशोदा जी अपना सा मुंह लेकर वहीं बैठी रह गईं। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठकर उन्होंने अपने बेटे से बात करने की सोची और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली गई। ऊपर जाकर देखा तो उनका बेटा ब्रजेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उनकी बहू कामनी मुंह बनाते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी माँ आई है। यशोदा जी ये सुनकर हैरान रह गई और बोली, यह क्या बात हुई बहू, क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तभी ब्रजेश बोला, क्या माँ, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है। फिर यशोदा जी बोली, बेटा बात क्या है, कल से बहू का व्यवहार भी बदला हुआ है और तुम भी इतना अजीब व्यवहार कर रहे हो। माँ, आप भी सुबह सुबह क्या फालतू ड्रामा करने लगी हो। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में आपको जरा भी देर नहीं लगती। तभी उनकी बहू चिल्लाई, सुन लिया, अब जाइए यहाँ से, नाश्ता करने दीजिए इन्हें। यशोदा जी यस के तस खड़ी रह गईं। बहू की तेज आवाज सुनकर उनके हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह किसी बुरे सपने से जागी हों। यमुना जी बेइज्जत होकर बड़ी बहू के कमरे में बाहर निकल आई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उन्हें भूख लगी थी, इसलिए हिम्मत करके ऊपर छोटे बेटे के पास चली गईं। दरवाजा खुला था। उन्होंने आवाज दी लेकिन कोई नहीं आया तो वो अंदर जाकर बैठ गई। उनके बेटे दीपक ने उन्हें देखा तो रसोई घर से 2 रोटी लाकर उन्हें दे दी। तभी यशोदा जी ने पहला टुकड़ा मुंह में डाला ही था, इतने में छोटी बहू कमरे से आई और बोली, माँ जी आप यहाँ कैसे। अपनी बहू के इस सवाल को सुनकर उनकी आंखें भर आईं। यहाँ कैसे मतलब। अब कामनी बहू ने भी मुझे कह दिया कि यहाँ मत आया करो और अब तुम भी ऐसी बात कर रही हो। मैं कहाँ जाऊंगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर दीपक ने उन्हें कहा, माँ आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बात कर लेना। दीपक को अपनी माँ के साथ नमी से पेश आते देख छोटी बहू दीप्ति उसे गुस्से से देखने लगी, परंतु उसने उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब उन्होंने अपने बड़े बेटे ब्रजेश से दवाइयां लाने को कहा तो बड़ी बहू कामनी ने स्पष्ट जवाब दे दिया कि हमसे अपने खर्चे तो पूरे नहीं होते, तो आपके खर्चे कैसे उठाएं। बात केवल 2 रोटी की होती तो चलता, आपके खर्चे कम नहीं हैं। कपड़ों का खर्च, दवाइयों का खर्च, खाने पीने का खर्च, ना बाबा ना, हमसे तो ये सब खर्च नहीं उठाया जाएगा। अब यशोदा जी ने बड़ी बहू के पास जाकर खाना मांगना छोड़ दिया था। अब तीनों समय का खाना छोटी बहू के यहाँ से ही खाना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब यशोदा जी खाना खाने के लिए अपनी छोटी बहू के पास जा रही थी, तभी उन्हें छोटी बहू दीप्ति की आवाज आई। वह अपने पति से झगड़ा कर रही थी। कुछ सीखो बड़े भैया और भाभी से, उन्होंने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और हमारे मत्थे मर दिया अपनी माँ को। हमारे खर्च पहले ही कुछ कम है क्या। तभी दीपक बोला, तुम्हारी बात ठीक है दीप्ति, जब बड़े भैया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे तो फिर माँ का सारा बोझ हम ही क्यों उठाएं। मैं बड़े भैया से बात करके उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का इंतजाम करवाता हूँ। बेचारी यशोदा जी यह सुनकर तो जड़वत्त ही रह गईं और वहीं से वापस नीचे आ गई। अब किसी बेटे बहू के पास दोबारा जाने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज उनकी बर्दाश्त की हद खत्म होती गई, क्योंकि उन्हें खाना खिलाना तो दूर, अब कोई उन्हें इस घर में देखना भी नहीं चाहता था। वे अकेली ठुकराई हुई सी आंगन की चारपाई पे बैठी रही। सभी का आंगन से आना जाना चलता रहा, परंतु किसी के पास इतना समय नहीं था कि अपनी बूढ़ी माँ के पास 2 पल के लिए बैठ जाए। जब बेटे और बहुआ ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था
तो फिर वह अपने पोते से भी क्या उम्मीद करती। आखिर वह भी तो अपने माता पिता के नक्शे कदम पर ही चल रहे थे। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी यशोदा जी अकेलापन और भुखमरी की मार झेल रही थी। आज बगैर कुछ खाए पिए वो टहलने के लिए निकल गई तो उनकी सहेली शकुंतला जी ने महसूस किया वे बहुत गुमसुम हैं। थोड़ी देर तो उन्होंने सोचा कि वे खुद ही बता देंगी, परंतु जब यशोदा जी ने कुछ नहीं बताया तो शकुंतला जी ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। तभी यशोदा जी की आंसुओं से भरी आंखें लिए बोली, क्या बताऊं शकुंतला, जब मैंने बेटी को जन्म दिया था तो हम लोगों को लगा था कि हमारे सर पर किसी ने बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो, क्योंकि हमें उसके लिए दहेज जोड़ना पड़ेगा, पढ़ा लिखा कर दूसरे के घर भेजना पड़ेगा। लेकिन जब मेरे एक के बाद एक दो बेटे पैदा हुए तब तो मैं फूली नहीं समाई थी और उनके पिताजी का तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। हमें लगता था कि शायद हमारे पिछले जन्मों का फल है, हमें मोती दान किए होंगे जो इस जन्म में यह कृपा बरस रही है। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने तो गंगा ही नहा ली हो। बेटों के साथ मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा और वे मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। मैं तो पूरी उम्र इसी खुशफहमी में बिता दी कि हम बच्चों के ऊपर जो आज खर्चा कर रहे हैं वो बुढ़ापे में हमें सूद समेत वापस कर देंगे। अपनी सारी जमा पूंजी हमने अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करने में लगा दी, यहाँ तक कि अपनी सेहत पर भी ध्यान नहीं दिया। अब पति का साथ भी छूट गया और सेहत भी साथ छोड़ने लगी है। दोनों बेटे मेरी दवाइयों का खर्चा उठाना तो दूर, अब तो उन दोनों वक्त की रोटी तक नहीं खिलाई जाती। अपनी बूढ़ी माँ को सारी बातें बताते हुए उनकी आंखें आंसुओं से भर निकली। नाक गला सब कुछ रुध गया था। शकुंतला जी ने उन्हें पानी पिलाया और सांत्वना दी कि सब ठीक हो जाएगा। फिर यशोदा जी बोली, पता नहीं शकुंतला, इस उम्र में अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। भूख से तड़पने के बाद भी अब तक मेरे प्राण नहीं निकले हैं। इतना कहते वो फूट फूट कर रोने लगी और वहीं जमीन पर बैठ गई। शकुंतला जी ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें उठाते हुए कुर्सी पर बिठाया और बोली, देख यशोदा, यदि तुम ऐसे ही हार मान जाओगे तो इसके बाद भी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करेंगे। लेकिन यदि तुम हिम्मत दिखाती हो और गलत के खिलाफ आवाज उठाती हो तो अपना बचा हुआ जीवन अच्छी तरह से बिता सकती हो। अपनी सहेली की बात सुनकर यशोदा जी कुछ सोच में पड़ गई। अब तो मेरे साथ चलो। शकुंतला जी यशोदा जी को अपने साथ एक ठेले पर लेकर गई, जहां उन्हें भर पेट खाना खिलाया। फिर यशोदा जी घर लौट आई। कुछ देर बाद यशोदा जी कुछ सोच विचार में पड़ गईं। शाम हो चुकी थी, परंतु यशोदा जी को दोपहर का खाना अभी तक नसीब नहीं हुआ था। फिर खुद ही हिम्मत करके जो थोड़े बहुत पैसे पड़े थे, एक ब्रेड का पास की दुकान पे जाकर एक ब्रेड का पैकेट लेकर आ गई और एक ब्रेड का पैकेट खरीद लाई। शाम के समय उनकी बेटी गौरी अपने पति के साथ उनसे मिलने के लिए आ पहुंची तो यशोदा जी उस समय ब्रेड खा रही थी। अपनी बेटी गौरी को देखते ही उन्होंने ब्रेड का पैकेट छिपा दिया और बोली, अरे बिटिया, तू कब आई? तूने तो आने के बारे में बताया ही नहीं। माँ, जब मैंने आपसे फोन पर बात की थी तो मुझे तभी एहसास हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है। बिटिया, मैंने तुझे कहा तो था कि सब कुछ ठीक है, तू बिना सर पैर के ही चिंता कर रही है। यशोदा जी ने नजर चुराते हुए कहा। तभी दरवाजे पर आई हुई शकुंतला जी की आवाज आई, क्या खाक ठीक है यशोदा? गौरी बेटी, अच्छा किया जो तू आ गई। मैं तुझे बताती हूँ कि तेरी माँ कैसे एक एक दिन काट रही है। शकुंतला जी ने सारा वर्तन गौरी को कह सुनाया। सारी बात सुनकर गौरी हक्की बक्की रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ पर जान छिड़कने वाले उसके भाई अचानक इतने लालची कैसे हो गए। यशोदा जी का दामाद जो ये सारी बातें सुन रहा था कहने लगा, माँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वकील है। आप एक काम कीजिए, अपनी प्रॉपर्टी के कागज उठाइए और हमारे साथ चलिए।
यशोदा जी के मना करने के बाद भी वे दोनों नहीं माने और उन्हें अपने साथ वकील के पास ले गए और सभी हालातों के बारे में बताया। वकील ने सभी कागज देखे और कहने लगा, अरे वाह, यह हुई ना बात। यह बताइए, यह कागज किस प्रॉपर्टी के हैं? तभी यशोदा जी ने कहा, यह अपने मकान की और जमीन के कागज है। फिर वकील मुस्कुराते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटे और बहुओं को अच्छा नाच नचा सकती हैं। फिर वकील के कहने पर यशोदा जी ने कागजी कार्रवाई शुरू कर दी। उसके कुछ समय के बाद यशोदा जी घर लौट आई। थोड़े ही देर में उनके दोनों बेटे भी घर आ गए। उनके पास आकर बोले, माँ, अब हमसे आपका बोझ और नहीं उठाया जाएगा, इसलिए हमने आपका इंतजाम वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। यह बात सुनकर यशोदा जी हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। तो बड़ा बेटा बोला, चिंता मत कीजिए माँ, वहाँ आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अभी यह बात चल ही रही थी कि गौरी और उसका पति वकील के साथ उनके सामने हाजिर हो गए। उन दोनों को वकील के साथ वहां देखकर दोनों बेटे और बहू की हैरानी का ठिकाना ना रहा। बड़ा बेटा बोला, यह सब क्या है? तुम लोग यहाँ वकील के साथ? फिर बड़े बेटे ने कहा, अच्छा, अब मैं समझ गया कि माँ की संपत्ति में तुझे और जीजाजी को भी अपना हिस्सा चाहिए, इसलिए वकील को लेकर आ गई। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, यह संपत्ति हम दोनों भाइयों की है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। यह बात सुनकर गौरी और उसके पति को बहुत गुस्सा आया। तभी गौरी बोली, मुझे माँ की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मेरी माँ इस बुढ़ापे में सुखपूर्वक अपना जीवन बिताए। अरे, मैं तो माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन माँ नहीं मानी। यह कहकर मना कर दिया कि अपने जीवन का अंतिम समय वह बाबूजी की यादों के साथ इसी घर में रहकर गुजारना चाहती है। फिर यशोदा जी ने चेहरे पर गुस्से भरे भाव लाते हुए कहा, अपनी बेटी से ज्यादा मैंने और तुम्हारे पिताजी ने अपने बेटों को प्यार किया, यह सोचकर कि बेटियां तो पराई होती हैं, केवल बेटे ही बुढ़ापे में साथ निभाते हैं। लेकिन आज मुझे यह महसूस हो रहा है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। तुम लोगों ने तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं छोड़ा था। जब तक जायदाद मेरे नाम पर थी तब तक तो मेरे आगे पीछे दौड़ते थे। अब फर्ज निभाने की बात आई तो तुम सभी ने हाथ पीछे खींच लिए। मेरा पैसा और जमीन तुम सबको चाहिए थी, पर बूढ़ी माँ, उसका क्या? यह मत भूलो कि यह घर आज भी मेरे पति का है, जिस पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। तभी बड़े बेटे ने कहा, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है माँ। वसीयत बनाते समय पिताजी ने यह मकान हमारे नाम कर दिया था। तभी वकील साहब बोले, आपकी बात सही है, लेकिन आपके पिताजी ने मरने से पहले यह घर और जमीन अपनी पत्नी यशोदा जी के नाम कर दिया था और साथ में यह भी लिखवाया था कि उनकी पत्नी के जीते जी सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वही रहेंगी। शायद आप लोगों के पिताजी को यह बात का एहसास पहले ही हो चुका था कि आप अपनी माँ के साथ कितनी घटिया हरकतें कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वसीयत में बदलाव करवा दिए थे। उनकी मृत्यु की तिथि जो बताई है उससे ठीक एक हफ्ता पहले ही वसीयत बदलवा दी गई थी। आज की तारीख में यह घर और आपके पिताजी की गांव की जमीन यशोदा जी की है। वो जैसा चाहे इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई उनसे कुछ नहीं कह सकता। यह सुनकर दोनों बेटों की जैसे जान ही निकलने लगी। वे कभी वकील को देखते तो कभी अपनी माँ को। इस घटना के बाद योशिता जी, जो आज सब कुछ सहन कर रही थी, चुपचाप रहने वाली एक सीधी सादी महिला नहीं रही। अपने अधिकार के लिए लड़ना उन्हें आ गया था और अपनी औलाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटे और बहुओं को फरमान सुना दिया कि वे जल्द से जल्द मकान को खाली कर दें। इतनी बात सुनते ही बड़ा बेटा ब्रजेश अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उस समय उनका छोटा बेटा दीपक बोला, माँ, मुझे तो बड़े भैया ने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई थी,
नहीं तो आप जानती ही हैं, मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। फिर यशोदा जी बोली, मुझे टरकाने से पहले तुमने इतना तक नहीं सोचा कि इस उम्र में माँ कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी? फिर मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? लेकिन मैं अपने दोनों पोतों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकती। इसलिए तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहना होगा। अब यशोदा जी ने अपनी गलती सुधारते हुए एक कदम और उठाया। उन्होंने वसीयत में बदलाव करवाया कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गांव की जमीन पर सिर्फ उनकी बेटी का हक होगा। अपनी सहेली की मदद से उन्होंने अपने मकान का बीच वाला मंजिल किराए पर चढ़ा दिया और सबसे नीचे वे स्वयं रहने लगी। गौरी ने उनके खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने के लिए एक मेड लगा दी। अब यशोदा जी को अच्छा खाना नसीब होने लगा था। अपनी सासू माँ का यह बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुएं दंग रह गई थी। हैरान तो दोनों बेटे भी थे और दिल के किसी कोने में उन्हें एहसास भी हो चुका था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, बेटी ने अपनी माँ का बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए अपनी माँ को जो समझाया या अपनी माँ के लिए जो किया वो सही था या गलत, या बेटों ने जो अपनी माँ के साथ किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, जिससे कभी भी किसी माँ बाप के संग ऐसा ना हो सके। और अगर अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।